आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हमारे पास आज कई दिलचस्प स्रोत हैं। भारत में स्किल डेवलपमेंट की नई दिशाएं, सांपों की दुनिया में एक अनोखी खोज भी है, अकादमिक रिसर्च की नैतिकता पर भी बात करेंगे, असम के डेयरी उद्योग पर, और हाँ, शिक्षा पर क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ रहा है। बिल्कुल। और यूक्रेन का एक अहम कदम और सूर्य के एक रहस्य पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए इन अलग अलग स्रोतों की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण और जानने लायक क्या है। शुरुआत करते हैं स्किल डेवलपमेंट से। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने एक अहम बात कही है कि स्किल डेवलपमेंट का कोई एक साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा। मतलब लोकल जरूरतें और युवाओं की जो उम्मीदें हैं उनके हिसाब से लचीले मॉडल्स चाहिए। और इसी सोच को दिखाते हुए हैदराबाद और चिन्वी की जो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं NSTI, वहाँ 2 नए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस माने COEs शुरू किए जा रहे हैं। अच्छा। ये देश भर में जो 5 बनने हैं उन्हीं का हिस्सा है और इनका मकसद है खास सेक्टर्स में बिल्कुल टॉप लेवल की ट्रेनिंग देना। और हाँ, एक और बात, ITI इंस्ट्रक्टर्स की क्वालिटी के लिए भी कुछ किया जा रहा है ना? जी हाँ। अब CITS मतलब क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम सर्टिफिकेशन, ये जरूरी कर दिया गया है ताकि जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो खुद भी अपडेटेड हो। और एक बहुत बड़ी योजना भी तो है, 1000 सरकारी ITI को अपग्रेड करने की, और बजट 60,000 करोड़ रुपए। ये तो वाकई बहुत बड़ा निवेश है। हाँ बिल्कुल। ये निवेश दिखाता है कि शायद मौजूदा ITI इंडस्ट्री की जो बदलती जरूरतें हैं उनके साथ पूरी तरह कदम नहीं मिला पा रहे थे। सही पकड़ा। तो इस अपग्रेड का लक्ष्य है उन्हें एकदम मॉडर्न बनाना ताकि युवा आज की नौकरियों के लिए बेहतर तैयार हो। और इसके लिए कोई मॉडल भी है शायद, हब एंड स्पोक जैसा कुछ? हाँ बिल्कुल, हब एंड स्पोक मॉडल अपनाया जाएगा। मतलब एक मुख्य एडवांस्ड इंस्टीट्यूट होगा, वो हब बनेगा, और वो कई छोटे इंस्टीट्यूट्स यानी स्पोक्स को गाइडेंस और रिसोर्स देगा। अच्छा, जैसे पहिए का सेंटर तीलियों को सहारा देता है? बिल्कुल वैसा ही। और नेशनल लेवल पे 5 ऐसे हब बनेंगे, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में। दिलचस्प है। और ये सब सही दिशा में जाए, इसके लिए कोई स्टडी वगैरह भी हो रही है? जी, NCER यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एक नेशनल स्किल गैप स्टडी कर रहा है। इससे पता चलेगा कि फ्यूचर में किस तरह के स्किल्स की डिमांड होगी ताकि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उसी हिसाब से बने। अच्छा। और देखिए, इसी कड़ी में कान्हा शांतिवनम में बायोचार पर जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग है वो भी अहम है। हाँ, वो स्किल्स को सीधे गांव की आजीविका और ग्रीन बिजनेस से जोड़ता है। बिल्कुल। चलिए, स्किल डेवलपमेंट से हटकर अब कुछ और एकदम अलग लेकिन उतने ही दिलचस्प एरिया में चलते हैं। वैज्ञानिकों ने नए जन्मे पीले एनाकोंडा में भागने की एक नई तरकीब खोजी है, S-START। हाँ, ये बड़ा ही अनोखा है। सुनने में ही अलग लगता है, ये नॉर्मल चाल से कितना अलग है। बहुत अलग। देखिए, सांप आमतौर पर सीधे चलते हैं या लहरदार या फिर वो साइड वाइंडिंग करते हैं रेगिस्तान में, लेकिन S-START एक बहुत तेज 3 डायमेंशनल और काफी ज्यादा एनर्जी लगाने वाली हरकत है। अच्छा, कैसे? इसमें सांप अपने शरीर को S शेप में मोड़ता है और फिर जोर से जमीन को धकेलता है और आगे कूदता है एक तरह से। अरे वाह! और ये हल्के वजन वाले मतलब युवा सांपों में ही देखा गया है, शायद भारी सांपों के लिए मुश्किल हो। और इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? हाँ, इस खोज से शायद बिना पैरों वाले जो फ्लेक्सिबल रोबोट्स बनते हैं उन्हें बनाने में नई प्रेरणा मिल सकती है। अच्छा, विज्ञान की दुनिया से अब अकादमिक जगत की ओर। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब जो रिसर्च पेपर वापस ले लिए जाते हैं, रिट्रैक्टेड पेपर्स, उन पर नेगेटिव मार्किंग होगी। जी। ये रिट्रैक्शन का ठीक मतलब क्या है यहाँ? रिट्रैक्शन तब होता है जब कोई पब्लिश्ड रिसर्च पेपर है और उसमें बाद में कोई गंभीर गलती पाई जाती है, या डेटा में हेरफेर या कोई अनैतिक काम, मतलब फ्रॉड वगैरह। हाँ, या गंभीर लापरवाही, तो उसे फिर आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया जाता है। तो NIRF का ये कदम साफ तौर पर रिसर्च में ईमानदारी और क्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए है। इससे इंस्टीट्यूशंस पर दबाव बनेगा कि वो ज्यादा सावधानी बरतें। बिल्कुल। और भविष्य में अगर किसी इंस्टीट्यूट के पेपर्स बार बार रिट्रैक्ट होते हैं तो उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की बात भी है। अब एक चिंताजनक खबर की ओर मुड़ते हैं, जी, जिसका असर शायद हम सब महसूस कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज और एजुकेशन का कनेक्शन। हाँ, ये वाकई चिंता की बात है। एक रिपोर्ट कहती है कि बहुत ज्यादा गर्मी बच्चों की स्कूली पढ़ाई को औसतन 1.5 साल तक कम कर सकती है। ये कैसे होता है? इसकी देखिए 2 मुख्य तरीके हैं। एक तो सीधी गर्मी।
गर्मी से सीखने की क्षमता पर असर पड़ता है। अच्छा। हाँ, कई स्टडीज में देखा गया है कि गर्म दिनों में बच्चों के एग्जाम के नंबर कम हो जाते हैं, ध्यान लगाना मुश्किल होता है। और दूसरा है क्लाइमेट चेंज से जुड़ी जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, बाढ़, तूफान वगैरह, इनके कारण स्कूल बंद करने पड़ते हैं। हाँ, पढ़ाई का नुकसान होता है। बिल्कुल। और इसका सबसे बुरा असर पड़ता है लो और मिडिल इनकम देशों पर और गरीब समुदायों के बच्चों पर। तो इसके लिए स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे बेहतर वेंटिलेशन हो या जहां संभव हो एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो, इन सबको मजबूत करने की जरूरत है। और दुनिया के मंच पर भी एक अहम घटना हुई है। यूक्रेन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC की जो फाउंडिंग ट्रीटी है, रोम स्टैट्यूट, उसका 125वां सदस्य बन गया है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। खासकर युद्ध की मुश्किल परिस्थितियों के बीच यूक्रेन का ये फैसला इंटरनेशनल लॉ और जस्टिस के प्रति उसकी कमिटमेंट दिखाता है। ICC क्या काम करता है वैसे? ICC जो गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराध हैं, जैसे युद्ध अपराध, नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, इनकी जांच और सुनवाई करता है। अच्छा, आखिर में चलिए अंतरिक्ष की ओर एक नजर डालते हैं। नासा का SNIFS मिशन ये सूर्य के क्रोमोस्फेयर की पहली 3D तस्वीरें लेने वाला है। जी, ये क्रोमोस्फेयर क्या है और ये 3D तस्वीरें क्यों खास है? देखिए, क्रोमोस्फेयर सूर्य की सतह और उसका जो बेहद गर्म बाहरी वातावरण है, कोरोना, उसके बीच की एक पतली सी परत है। और ये अब तक एक पहेली है कि एनर्जी इस परत से गुजरकर कोरोना को लाखों डिग्री सेल्सियस तक गर्म कैसे कर देती है। सूर्य की सतह तो सिर्फ कुछ 1000 डिग्री गर्म है। हाँ, ये तो अजीब है। तो स्निफ्स मिशन एक खास तरह का अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफ यूज करेगा और इस परत के टेम्परेचर, डेंसिटी और गैसों की मूवमेंट का एक डिटेल्ड 3D मैप बनाएगा। 3D मैप जैसे CT स्कैन होता है? हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। इससे हमें सूर्य के इस एनर्जी ट्रांसफर के रहस्य को समझने में मदद मिलेगी कि ये ऊर्जा ऊपर कैसे जाती है और कोरोना को इतना ज्यादा गर्म क्यों करती है। तो हमने देखा कि कैसे लोकल लेवल पर स्किल डेवलपमेंट की जरूरतें हैं, तो उधर सूर्य के रहस्य भी खुल रहे हैं। और एकेडमी की ईमानदारी से लेकर क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां, हर जगह एक नई सोच, जवाबदेही और अडेप्ट करने की जरूरत महसूस हो रही है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार जरूर दिमाग में आता है। देखिए, एक तरफ हम लोकल जरूरतों के हिसाब से स्किल बनाने पर इतना जोर दे रहे हैं, अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज जैसी ग्लोबल चुनौती बच्चों की बेसिक एजुकेशन में ही रुकावट डाल रही है। हाँ, ये विरोधाभास तो है। तो क्या भविष्य में हमें सीखने और सिखाने के ऐसे तरीके बनाने होंगे जो न केवल इकोनॉमी की मांगें पूरी करें, बल्कि पर्यावरण की जो हकीकत है और उससे जो रुकावटें आ रही हैं, उनका सामना करने में भी सक्षम हो, लचीले हों। हाँ बिल्कुल, ज्यादा लचीले और रेजिलिएंट लर्निंग मॉडल्स। ये सोचना होगा। इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद।